हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रमेश कुमार मिश्रा। आज की इस वीडियोज़ में हम पढ़ने चल रहा है क्लास 10th के सेकंड चैप्टर एसिड एंड बेस के विषय में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को अच्छे और इंटरेस्टिंग वे से पढ़ने की कोशिश करें। चैप्टर है हमारा एसिड एंड बेस, जिसका हिंदी में अर्थ होता है अम्ल और क्षारक। जैसा कि हम एसिड के विषय में और बेस के विषय में पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि एसिड वो सब्सटेंस होता है जो सोर में टेस्ट में शेयर होता है, मतलब खट्टा होता है। अम्ल वो पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा बेस वो अर्थात क्षारक वो पदार्थ हैं जो कड़वे होते हैं। साथ ही साथ इसके मैंने ये पढ़ा है कि अम्ल वो पदार्थ हैं जो लिटमस पेपर का रंग बदल देते हैं। लिटमस पेपर जो कि इंडिकेटर के रूप में उपयोग किया जाता है, इस लिटमस पेपर मतलब नीले लिटमस पेपर को ये किस में बदल देते हैं, लाल रंग में। और बेस हुए पदार्थ होते हैं जो लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं, लाल को नीले में बदल देते हैं। इतना कुछ हम अपने प्रीवियस क्लासेस में एसिड और बेस के विषय में पढ़ चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम एसिड और बेस के विषय में काफ़ी व्यापक रूप से पढ़ने चल रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एसिड और बेस के विषय में जो हमारी सामान्य जानकारी है कि अम्ल वो होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जो नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देते हैं, तथा बेस हुए हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। चलिए अब इनकी परिभाषाओं को हम पढ़ते हैं। हम इनकी परिभाषाओं को व्यापक रूप से पढ़ने के लिए सबसे पहले आर्हीनियस के सिद्धांत को समझने की कोशिश करते हैं। वैज्ञानिक आर्हीनियस जो थे, आर्हीनियस, इन्होंने अम्ल और क्षार के विषय में विस्तृत जानकारी दी। इन्होंने ये कहा कि यदि कोई पदार्थ अम्ल होगा तो उस पदार्थ का जो जलीय विलयन होगा, कैसा विलयन, जलीय विलयन, जिसे हम अंग्रेजी में एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। इन्होंने ये कहा कि अम्ल वे पदार्थ हैं जिनके जलीय विलयन में H+ आयन, H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन H3O+ आयन पाए जाते हैं। मतलब अम्ल वे पदार्थ हैं जिनके जलीय विलयन में H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन पाए जाते हैं। अब कैसे हम जलीय विलयन बनाते हैं किसी पदार्थ का? किसी पदार्थ का जलीय विलयन बनाने के लिए हम उसको पहले उस पदार्थ को वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं। डिजॉल्व करने के बाद जो भी सॉल्यूशन हमको प्राप्त होता है वो उस पदार्थ का जलीय विलयन कहलाता है। अब इन्होंने क्या काम किया, अपनी परिभाषा के अनुसार ये बताया कि अगर हम किसी भी एक सब्सटेंस को ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये सब्सटेंस हमारा एसिड है या बेस है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम उस पदार्थ को पहले वाटर में डिजॉल्व कर लें। डिजॉल्व करने के बाद जो एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, उस एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर अगर हमको H+ आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा मिल रही है तो वो जो हमारा पदार्थ होगा वो कैसा होगा, अम्ल होगा। वहीं इसका अपोजिट इन्होंने ये बताया कि अगर जलीय विलयन में OH- आयन की सांद्रता आपको मिल रही है तो जो आपका पदार्थ है वो आपका क्या है, क्षारक है। ठीक, तो इनकी परिभाषा के अनुसार एक सरल रूप में अगर हम इनकी परिभाषा कहना चाहें तो सरल रूप में इनकी परिभाषा ये हुई कि अम्ल वे पदार्थ हैं जिनके जलीय विलयन में H+ आयन पाया जाता है और क्षारक वे पदार्थ हैं जिनके जलीय विलयन में OH- आयन पाया जाता है। इस प्रकार से आर्हीनियस ने क्या काम किया, अम्ल और क्षार की परिभाषा दी, और इसी परिभाषा के आधार पर अब आगे हम अम्ल और क्षार का अध्ययन करने चल रहे हैं। इसके साथ साथ जो अम्ल होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। तो अम्लों को इन्होंने जलीय विलयन का इलेक्ट्रोलिसिस या विद्युत अपघटन कराने के आधार पर H+ और OH- आयन की सांद्रता के बेस पर अम्ल और क्षार का बंटवारा किया। इसी बेस पर जो अम्ल होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, और दूसरा जो होता है वो होता है दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। अब प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की बात कैसे हम समझ सकते हैं? प्रबल अम्लों के विषय में ये बात बताई गई कि किसी भी अम्ल को अगर हम पानी के अंदर डिजॉल्व करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन अगर हम उसका बनाते हैं और एक्वस सॉल्यूशन में उस पदार्थ के सभी आयन कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं। मतलब यदि किसी पदार्थ को जल में घोला जाए और जल में घोलने के बाद वो पदार्थ पूरी तरीके से आयनित हो जाए, पूरी तरीके से टूट जाए या वियोजित हो जाए, तो उस प्रकार के अम्लों को हम क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। ठीक, और यदि अम्लों का वियोजन पूरी तरीके से ना हो या कम्प्लीटली डिसोसिएट वो अम्ल वाटर में ना हो रहे हो तो उनको हम क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल कहेंगे। उनको हम क्या कह सकते हैं, वीक एसिड कह सकते हैं। ठीक,
अब आपकी जानकारी के लिए ये बताते हैं कि जितने भी कार्बोनिक अम्ल होते हैं वो सभी क्या होते हैं, वीक एसिड में आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी एक कार्बन है CH3COOH, ये आपका एसिडिक एसिड है। तो ये एक ऐसी एसिड है जिसमें कार्बन एटम्स कंटेन किए गए हैं। तो जो भी एसिड कार्बन को कंटेन करते हैं वो सभी वीक एसिड की कैटेगरी में आते हैं। और ऐसे एसिड्स जो कार्बन को कंटेन नहीं करते हैं, जिनको हम अकार्बनिक या इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, उन्हें हम ट्रिपल की श्रेणी में रखते हैं। जैसे HCl हो गया, आपका HNO3 हो गया, ये सब आपके क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक, तो बात समझ में आई कि एसिड जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा होता है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग है जिनका एक्वस सॉल्यूशन पूरी तरीके से आयनाइज हो जाता है, और वीक एसिड हम उनको कहते हैं जिनका एक्वस सॉल्यूशन पूरी तरीके से आयनाइजेशन चांसेस का नहीं होता है। ठीक है, आगे बात करने चल रहे हैं कि कैसे हम अन्य तरीकों से स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस को पहचानने की कोशिश करते हैं। तो एसिड और बेस को पहचानने का जो तरीका है उसके लिए हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जो हमें एसिड और बेस के विषय में सूचना देते हैं, हम उनको इंडिकेटर कहते हैं, जिनको हिंदी में सूचक शब्द कहा जाता है। अब ये जो सूचक कहा जाता है, ये जो इंडिकेटर होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक इंडिकेटर है आपका जो कलर चेंज पर आपको इंफॉर्मेशन देता है, मतलब कुछ ऐसे इंडिकेटर होते हैं जिनके कलर के चेंजेस की वजह से आप ये पहचान सकते हैं कि आपका सब्सटेंस एसिड है या बेस है। दूसरे जो इंडिकेटर होते हैं वो स्मेल पर वर्क करते हैं, इनकी स्मेल बदल जाया करती है और इनकी वजह से हम ये पहचान पाते हैं कि हाँ एसिडिक मीडियम में है इस वक्त या फिर बेसिक मीडियम में है। तो जो स्मेल डिपेंडेंट इंडिकेटर होते हैं उनको हम ऑल्फैक्टरी कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब जो ये आपके कलर के बेस पर इंडिकेटर होते हैं, ये भी तीन तरीके के हैं आपके इंडिकेटर। पहला तो है आपका लिटमस पेपर, कैसा पेपर, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो है, और दूसरा जो आपके पास है वो है आपका मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज। इसके अलावा जो तीसरा है आपका वो है फिनाल ठीक। अब ये आपके तीन ऐसे इंडिकेटर हैं जो कलर के बेस पर डिपेंड करते हैं, जिनमें से जो ये लिटमस पेपर है ये आपका नेचुरल इंडिकेटर है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि नेचुरल इंडिकेटर्स के आप उदाहरण दीजिए, तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपका लिटमस पेपर है वो कैसा इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है। क्यों, क्योंकि ये नेचुरल इंडिकेटर में हमें एक पौधा मिलता है जिसका नाम है लिकन। इस लिकन नाम के पौधे से ही बनाया जाता है, इसलिए हम इसको नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। जबकि ये मेथड आयरन और फिनाइल का जो पेपर है ये दोनों साइंटिफिक होते हैं, मतलब इनको मानव निर्मित किया गया है और इनसे हम किसी एसिड और बेस के विषय में जान सकते हैं। ये सभी जो इंडिकेटर है वो कलर डिपेंडेंट इंडिकेटर है। लिटमस पेपर जो होता है वो आपका दो कलर का होता है, एक होता है ब्लू कलर और एक होता है रेड कलर। ब्लू कलर से हम एसिड का टेस्ट करते हैं और रेड कलर से हम बेस का टेस्ट करते हैं। ब्लू कलर के जब लिटमस पेपर को हम एसिड में डिप करते हैं तो इसका कलर चेंज होकर कैसे कलर में बदल जाता है, रेड कलर में। ठीक, अगर हम ब्लू कलर के लिटमस पेपर को किसी सॉल्यूशन में डिप करते हैं, किसी सॉल्यूशन में डुबोते हैं और वो सॉल्यूशन रेड कलर, तो उसके बाद लिटमस पेपर का जो कलर है वो रेड में बदल जाता है, तो हम ये समझ जाएंगे कि जो हमारे पास सॉल्यूशन था वो कैसा था, एसिड था। अगर हमारे पास रेड लिटमस पेपर है और उस रेड लिटमस पेपर को हम किसी बेस में डिप करते हैं, तो बेस में डिप करने के बाद उस लिटमस पेपर का कलर जो होगा वो कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। इस प्रकार से कलर के चेंजेस की वजह से हम ये पहचान सकते हैं कि हमने पेपर को डिप किया है एसिड में या फिर बेस में, और इस तरीके से हम एसिड और बेस का बंटवारा कर सकते हैं। बात करें अगर मेथिल ऑरेंज की, तो मेथिल ऑरेंज जो होता है ये भी, अब आप इसके नाम से ही देख रहे हैं ऑरेंज, ऑरेंज लिखा हुआ है, तो आप ये समझ जाइए इसका जो बेसिक कलर होगा वो ऑरेंज ही होगा। तो बेसिक कलर ऑरेंज होने के कारण जब कभी भी हम इस मेथिल ऑरेंज से एसिड या बेस का टेस्ट करते हैं और एसिड में इसे सबसे पहले डिप करते हैं,
ठीक। तो मेथल ऑरेंज जो होता है उसका बेसिक कलर ऑरेंज कलर का होता है, और जब हम इसे एसिड के अंदर डिप करते हैं तो इस ऑरेंज कलर का चेंजेस किस में हो जाता है, रेड कलर में। मतलब ये मेथल ऑरेंज का जो पेपर होगा ऑरेंज कलर का, वो एसिड में डिप करने पर रेड कलर में बदल जाएगा। तो साथ ही साथ अगर हम इसे बेस में डिप करते हैं तो बेस में डिप होने पर इसका कलर जो हो जाएगा वो येलो रंग का हो जाएगा। इस प्रकार से आप मेथल आयरन से ये पहचान सकते हैं कि कौन सा विलेन हमारे पास एसिड है और कौन सा बेस है, क्योंकि एसिड में ये ऑरेंज कलर रेड में कन्वर्ट हो जाता है और बेस में ये ऑरेंज कलर येलो में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार से अब बात करते हैं हम फिनोल्फथालीन पेपर का। फिनोल्फथालीन का जो बेसिक कलर होता है, मतलब सामान्य रूप से ये कलरलेस होता है, मतलब इसका कोई रंग नहीं होता है, ये बिल्कुल पानी के जैसा होता है, इसका कोई कलर नहीं है। यही वजह है कि जब हम इसे एसिड के साथ यूज करते हैं तो एसिड में जब एसिड डिप किया जाता है तो एसिड में इसका कोई भी कलर नहीं होता है, नो चेंज शो करता है, मतलब इसके कलर में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। वहीं अगर हम इसे बेस में ड्रिप करते हैं तो बेस में ड्रिप करने पर ये क्या होगा कि ये पिंक कलर का हो जाएगा। तो पिंक कलर का हो जाने पर हम ये पहचान जाते हैं कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो कैसा सॉल्यूशन है, बेस सॉल्यूशन है। तो इस प्रकार से जो हमारे पास इंडिकेटर्स हैं उनकी मदद से हम किसी भी एसिड या बेस के विषय में जान सकते हैं। अब बात करते हैं हम स्मेल डिपेंडेंट जितने इंडिकेटर हैं, स्मेल डिपेंडेंट इंडिकेटर जिनको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर भी कहते हैं। अब इनकी कैटेगरी में 3 आते हैं। पहला जो है आपका वो है ओनियन, ओनियन मतलब प्याज। दूसरा जो है आपका वो है आपका क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल का मतलब होता है लेवांग का तेल। तीसरा जो है आपका वो है वेनिला, वेनिला। ठीक, ये सभी क्या है, स्मेल डिपेंडेंट है। इनकी स्मेल में परिवर्तन होता है जिसके बेस पर हम ये जान पाते हैं। जैसे आपने प्याज लिया, प्याज को आप काटिए, काटने के बाद उसकी स्मेल लीजिए, उसकी एक अलग स्मेल होगी। वहीं आप उस पर 2-4 बूंद एसिड को ड्रिप्ड कर दीजिए, ड्रिप्ड करने के बाद उस ओनियन की को आप स्मेल करिए तो उसकी स्मेल में परिवर्तन आएगा। बेस आपने डाल दिया तो कुछ स्मेल और होगी, ओनियन आपने डाल दिया तो कुछ स्मेल और होगी। ऐसे ही क्लोव ऑयल है, जब आप लेवांग के तेल को सूंघते हैं तो उसकी स्मेल कुछ और होती है, बट उसी में अगर आप एसिड मिला देते हैं तो उसका लेवांग का जो सुगंध रहेगी वो कुछ बदल जाएगी। बेस मिलाएंगे तो कुछ और प्रकार से हो जाएगी। इस तरीके से ये जो है इंडिकेटर्स, इनके स्मेल में परिवर्तन हो जाता है और परिवर्तन के बेस पर हम ये जान पाते हैं कि हाँ हमने एसिड मिलाया है या बेस मिलाया है। ठीक, तो अब आपको यहाँ कलर डिपेंडेंट जो इंडिकेटर्स थे उनके विषय में बता दिया गया, जो स्मेल डिपेंडेंट थे उनके विषय में बता दिया गया। तो इस तरीके से हमने इंडिकेटर्स के विषय में पढ़ा है। अब हम पढ़ने चल रहे हैं कि हमारे दैनिक जीवन में जो एसिड और बेस हैं इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारे आसपास के दैनिक वस्तुओं में भी एसिड होते हैं। आइए चलिए पहचानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में लाने वाली वस्तुओं में से कौन सी एसिड किस पदार्थ में पाई जाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में सिरके का इस्तेमाल किया जाता है, खाने पीने में सिरके का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम अंग्रेजी में विनेगर कहते हैं। विनेगर में पाए जाने वाले जो एसिड हैं इसका नाम जो है वो है एसिटिक एसिड। कौन सी एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। साथ ही साथ हम जो टमाटर का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम टोमेटो कहते हैं, टोमेटो में पाई जाने वाली जो एसिड है वो है ऑक्जेलिक एसिड। हम इमलियाँ खाते हैं, इमलियों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टैमरेट। टैमरेट में पाई जाने वाली जो एसिड है वो है टारटेरिक एसिड, टारटेरिक एसिड, टारटेरिक एसिड। इसके अलावा जितने भी हम खट्टे पदार्थ खाते हैं, तो खट्टे फल खाते हैं, जैसे आपका ऑरेंज हो गया, इनके अलावा आपका लेमन हो गया, नींबू हो गया, इन दोनों में जो अम्ल पाया जाता है वो कौन सा है, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। साथ ही साथ इनके अलावा जो आंट होती हैं, आंट मतलब चींटियाँ होती हैं, या फिर कह सकते हैं जो नेटल लीफ होता है, नेटल लीफ मतलब ऐसे पौधों के पत्ते जिनके छू जाने से हमारे शरीर में हिलाहट या दर्द पैदा होने लगती है, उनमें से जो पाई जाने वाली एसिड होती है उसे हम मेथनोइक एसिड कहते हैं। इनके अलावा जो हमारा दूध है, इस दूध में पाए जाने वाली जो एसिड है इसे हम लैक्टिक एसिड कहते हैं। आपके एग्जाम में कभी कभी इन एसिड्स के बारे में पूछता है कि दूध में पाई जाने वाली एसिड का क्या नाम है,
तो आपको वहाँ बताना पड़ता है कि दूध में पाए जाने वाली जो एसिड है इसका नाम क्या है, लैक्टिक एसिड है। इनके अलावा बहुत सारे अन्य भी पदार्थ ऐसे हैं जिनमें अलग अलग प्रकार के एसिड्स पाए जाते हैं, उनको आपको पढ़ना है। आज की इस वीडियो में अब इतना ही, और अगले सेशन की वीडियो में हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि पीएच स्केल के थ्रू हम कैसे एसिड और बेस का मेजरमेंट करते हैं, कैसे हम उनको पहचानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।